चलिए लास्ट क्लास में तो पढ़, अच्छा ठीक, हाँ याद आ गया, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में पढ़े थे यूज़ ऑफ कुड, है ना। फिर से हम लोग थोड़ा वोकैब को याद कर लेते हैं और फिर हम लोग यूज़ ऑफ कुड पे चले जाएंगे वापस। देखो हम लोग आज नया है, एक होता है METR मीटर, एक और होता है METRE मीटर। दोनों में बहुत अंतर होता है, कोई ब्रिटिश और अमेरिकन स्टाइल नहीं है, समझ रहे। देखो ये मीटर का मतलब होता है एक यंत्र, मशीन जिसको कहते हैं, अ डिवाइस यूज टू मेज़र, यानी ऐसा जो डिवाइस, ऐसा यंत्र, ऐसा मशीन होता है जो मेज़र का मतलब क्या होता है, मापने के लिए यूज़ किया जाता है किसी यूनिट को, किसी चीज़ को, या अमाउंट, जो अमाउंट होता है जो आपका उसमें यंत्र उठा, क्वांटिटी जो भी अमाउंट उठा होता वो जो भी समथिंग होगा दैट इज़ यूज, यानी अ डिवाइस यूज टू मेज़र। अ डिवाइस मतलब एक डिवाइस जो यूज टू मेज़र, नापने या तो मापने के लिए यूज़ किया जाता है उस अमाउंट को, उस क्वांटिटी को जो कुछ यूज़ हुआ, समझ पा रहे ना, उसके लिए यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मीटर। यानी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, एक मीटर होता है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखो एक और मीटर होगा METR मीटर, लंबाई की इकाई होती है, अ यूनिट ऑफ लेंथ। इसका क्या मतलब होगा, जैसे मैं बोलूँ 6 किलो, है ना, मीटर, 6 किलोमीटर लिखना पड़े मुझे, 6 किलोमीटर, तो बताओ मीटर ऐसा लिखेंगे कि METRE मीटर ऐसा वाला लिखेंगे, बातें समझ पा रहे। अभी वाला नहीं लिखना, ये यंत्र का नाम है, समझ पा रहे, और इसको लिखना पड़ेगा ये मीटर। अब कहें कि मेरे यहाँ मीटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मालूम चले इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ और मैं मीटर लिखूँ तो मीटर ये वाला लिखना पड़ेगा कि मीटर ये वाला लिखूँ। अब ये वाला नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, मीटर ये वाला चलेगा। समझ में आया कहाँ कैसे यूज़ करोगे। ये मीटर किसके लिए यूज़ करोगे, कोई मशीन होगा उसका नाम है, और जबकि ये मीटर है कोई यूनिट, लंबाई का यूनिट होता है ना, वो मेजरमेंट करते हो तो कहते ये वाला मीटर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब जैसे मैं लिखूँगा 6 किलोमीटर तो 6 किलो, और मीटर ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा वाला चलेगा, समझ पा रहे। चलिए अभी ठीक है, हाँ। अब देखो मीटर समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मीटर का मतलब क्या होगा, यंत्र, डिवाइस है। और ये मीटर क्या है, जब लंबाई को आप नापते हैं तो यहाँ जो यूनिट लिखते हो ना कि इतना हुआ, उसको कहते हो आप मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, पक्का ना। आज के बाद कैसे मीटर कैसे लिखोगे समझ में आ जाएगा, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए अब यहाँ पे आइए, एक नेग्लिजेंट होता है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। कई लोग आप लोग में से हैं केयरलेस, जिसको आप कहते हो लापरवाही, एकदम केयरलेसनेस है आपके अंदर, नेग्लिजेंसी है, समझ पा रहे। नेग्लिजेंसी मतलब लापरवाही समझना, केयरलेसनेस इसको कहते हैं। और सिर्फ लापरवाह कहेंगे तो क्या कहेंगे, नेग्लिजेंट कहेंगे, केयरलेस कहेंगे, समझ पा रहे। और केयर का दें तो समझोगे परवाह करने वाला होता है, समझ पा रहे। जैसे केयरफुल होता है, केयर ऑफ ये होता है, आगे चल के पढ़ेंगे प्रीपोजिशन टॉपिक में। फिलहाल बताओ नेग्लिजेंट का मतलब क्या समझोगे। जैसे आप नेग्लिजेंट हो, आप लापरवाह हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या करोगे, यू आर नेग्लिजेंट या यू आर केयरलेस। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे, समझे, ये दोनों नाउन की तरह फंक्शन करता है। अब यहाँ पे आओ, नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य। नगण्य मतलब बहुत छोटा सा, जो बहुत ही छोटा होता है, समझ पा रहे। नगण्य जो मतलब विजिबल बहुत कम होता है, वेरी लिटल, बहुत शॉर्ट टाइप का, ठीक है ना, बहुत स्मॉल में, मतलब साइज़ में क्या होता है, छोटा होता है, उसको क्या कहोगे, नेग्लिजिबल। पहले बताओ METR मीटर का मतलब क्या होगा, एक यंत्र होता है। METRE मीटर मतलब क्या होगा, लंबाई की इकाई होती है, समझ पा रहे। अब बताओ मैं कहूँ नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब क्या समझोगे, लापरवाह, है ना। और नेग्लिजिबल का मतलब क्या समझोगे, हाँ, नगण्य, बहुत छोटा। एक होता है मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है थोड़ा समय के लिए। कई ऐसे प्लेजर हैं, प्लेजर मतलब जो आपको आनंददायक बोलते हैं ना, प्लेजर, आनंद के लिए, जो क्या होता है, मोमेंट्री होता है। मोमेंट्री मतलब थोड़ा समय के लिए आता है और चला जाता है, मोमेंट्री प्लेजर। जैसे आप यूट्यूब का शॉर्ट ये देखते हो आप, जिसको क्या कहते हैं आप, बनाते हो ना कभी कभी आप, कि चलो भाई आप क्या बना रहे हैं, रील्स वगैरह बनाते हो ना, क्लिक करते हैं, रील्स वगैरह आता है कि नहीं आता, आता ना, कि रील्स बना लेते हैं। चलो तो उस जो रील्स आता है 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड 10 सेकंड ऐसा सा रहता है कि नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा सा मज़ा देता है, फिर चला जाता आगे, और ऐसे करते करते कई घंटा बीत जाता है, और याद आता है मुझे तो पढ़ना था, और निकल गया टाइम। ऐसा देखा है ना। और पक्का यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं आप सोचोगे कि पढ़ाई कर चर्चा वहाँ कर ले, सर्च करके पहली दफ़ा में ये बाबू भेंट हो जाते हैं, खोलते ही रील्स आ जाएगा, और आएगा वो जो आप बहुत पसंद करते हैं, आपका दिल तुरंत पिघल जाता है, तुरंत टच करते हो और कई घंटा उस पर बिता देते हो। ऐसा देखा है कि नहीं देखा। आप गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई से कहाँ आपका डायरेक्शन चला जाता है, समझ में आता है, उसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं कि मोमेंट्री है। मोमेंट्री मतलब क्षणिक है, थोड़ा समय के लिए होता है, वेरी शॉर्ट होता है, या शॉर्ट लिव्ड जिसको कहेंगे, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। एक होता है मोमेंटस। मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कहते हो, ठीक है ना।
जैसे बताइए 1947 का जो ईयर है इंडिया के लिए क्या है, मोमेंटस है कि नहीं, बिल्कुल मोमेंटस है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। आपके एग्ज़ाम का जो डेट होगा, घोषित हुआ होगा रिजल्ट, वो आपके लिए क्या होता है, मोमेंटस होता है। मोमेंटस वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एग्ज़ाम देने में ज़्यादा मज़ा आता है या रिज़ल्ट सुनने में? एग्ज़ाम देने में। अच्छा, रिज़ल्ट सुनने में नहीं आता है कि ले तगे आता हूँ तो इतना नंबर कैसे लेके आएगा, ऐसा चलता है चर्चा, है ना। कई लोग तो रो देते हैं कि बाप रे बाप, मुझसे तो ज़्यादा नंबर लेकर आए। ऐसा देखा कि नहीं देखा? आज जिससे कभी कभी उम्मीदें नहीं होता है, उसी का कभी कभी ज़्यादा नंबर आ जाता, तो तकलीफ़ और बढ़ जाता है कि देखी तो चलो वो चलता है गांव देहात में। चलो अब आता है माइनर। माइनर का मतलब होता है नाबालिग, जैसे जिसका एज 18 से क्या हो, कम हो, उसको कहते हैं अंडर एज, जिसको कहते हैं माइनर। आप जब भी अकाउंट खिलाते हो देखो माइनर मतलब ब्रैकेट में कभी लिख देगा तो इसका मतलब आपका उम्र 18 से कम है, अंडर एज है। क्लियर है? अब आइए जिसका नाम है माइनर, एक और होता है MINER। ये माइनर और ये माइनर में फ़र्क है। ये माइनर मतलब होता है खदान कर्मी, जो खदान में, जैसे कोयला वोला में खदान होती है, पेट्रोल का खदान होता है, वहाँ काम करने वाले वर्कर को क्या कहते हैं, वन हु वर्क्स इन माइंस। जो भी पर्सन वहाँ काम कर रहा हो उसको क्या कहोगे, माइनर। ठीक है ना। मुख्य रूप से वो लोग जो वहाँ वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं, और वहाँ कई जगहों को कई लोगों का अलग अलग पोस्ट होता है, वो बात अलग है, लेकिन जो खदान में काम करने वाला पर्सन उसको क्या कहोगे, माइनर कहोगे। एक और है जिसका नाम होता है मिलिटेट। देखो मिलिटेट का दो मतलब होता है, एक होता है सीधा सीधा युद्ध में भाग लेने का। समझ पा रहे? मिलिटेट का मतलब क्या होता है, युद्ध में भाग ले, युद्ध होता है ना कभी कभी, उसमें भाग ले लेते तो उसको क्या कहोगे, मिलिटेट। दूसरा होता है प्रतिकूल होना, हिंडर होना। हिंडर का मतलब सीधा सीधा कहोगे, आप कहोगे ना हिंड्रेंस बन जाता है। हिंड्रेंस मतलब बाधा होना, बाधा किसी का बनना, बाधा बन जाना। बाधा मतलब रुकावट किसी का बनना। समझ पा रहे कि नहीं? आपने कभी कभी देखा होगा आपका काम बना बनाया हुआ कोई इंसान आया बिगाड़ के चला गया, ऐसा देखा कि नहीं देखा? उसको कहते हैं हिंड्रेंस हो जाना। हिंड्रेंस मतलब आया, मतलब एक बाधा बना, और वो जो हिंडर करना उसको क्या कहोगे, हिंडर मतलब बाधा करने को, रुकावट करने को आपका कहोगे मिलिटेट कहोगे। मिलिटेट का दूसरा मतलब क्या था बताओ, युद्ध में भाग लेना, लड़ाई झगड़े में भाग लेना। कई लोग मोहल्ले में होते हैं कि वो कूद गया तो चल दोस्ती यारी में हम भी कूदेंगे, तो मिलिटेट को वो कर दिया। कई देश है एक दूसरे दोस्त से दूसरे दोस्त को मोहब्बत होती है तो ऑटोमेटिक उसके बदले वो तैयार हो गया कि वो उसका साथ है। तो देखो उसी में विश्व युद्ध हुआ था कि नहीं होता है ना कई जगह पे, अभी भी चल ही रहा है, आप ध्यान देंगे, है ना। रूस यूक्रेन का वार अभी चल रहा है। चलो अभी देखोगे मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है तीव्रता कम करना, शांत करना। मालूम चलो कोई भाई हु हल्ला कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, बहुत तेज़ी में गुस्से में है, तो उसको आप मिटिगेट कर देते हो। मिटिगेट का मतलब होता है उसकी कुछ तेज़ीपन को, उसकी तीव्रता को, गुस्साओं को शांत करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कई बच्चे हु हल्ला कर रहे तो आप गाओगे मिटिगेट कर दोगे, चिल्ला रहा बच्चा मिटिगेट कर देना। समझ पा रहे कि नहीं? मिटिगेट का मतलब क्या होता है, उसकी तीव्रता, उसकी मतलब शांति को शांत करना, किसी की तीव्रता, चिल्लाहट को, आवाज़ को कम करना। मेक लेस सीवियर। समझ पा रहे? बहुत तेज़ था उसको क्या कर दिया आप, सीवियर कर दिया। अब देखोगे नवल दो मतलब होता है, एक नवल है एक और नवल है, ठीक है ना। दो नवल का मतलब क्या है, एक होता है नेवी संबंधित, आप कभी जाओगे जैसे आर्मी संबंधित होता है ना, उसी तरह नेवी मसला होता है। जैसे आपने मिलिट्री को देखा होगा, तीन है, एक वायुयान आपने देखा होगा, है ना, जल बल थल वाला कहानी सुना है ना। समझ पा रही कि नहीं पा रहे? तो आप जो नेवी वाला, नेवी कहाँ रहता है, जल की थल, जल वाला किस, जल मतलब समझते हो ना, वाटर। समझ पा रहे? और नेवी कहाँ फंक्शन करते हैं, है ना, लैंड पे, कहाँ रिलेटेड टू वाटर कहोगे ना, पानी, है ना। तो चलो आप कहोगे नवल। नवल का मतलब सीधा सीधा नेवी संबंधित होता है, जो रिलेटिंग टू नेवी होता है ना। नवल ऑफिसर का सकता, नवल ऐसा मतलब नेवी का ऑफिसर। क्लियर हुआ? और एक और होता है NAVL नेवल। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और होता है NAVL नेवल। नेवल का मतलब होता है सीधा सीधा नाभि। नाभि का मतलब समझते हो, बॉडी का एक पार्ट होता है, वहाँ आपने देखा भी होगा, ठीक है ना, बायोलॉजिकल फैक्ट होता है, सबके साथ है, इतने मतलब टेंशन की बात नहीं है। ये जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम में माँ से मतलब जुड़ा हुआ होता है ना, उस टाइम में डॉक्टर देखना उसे वो काट कर फिर अलग करते हैं, ठीक है ना। ये सिस्टम होता है, वो जो खाना पीना जितना भी है सब उसी से ट्रांसपेरेंट होता रहता, आते हैं, वो फंक्शन होता है। अगर वो ना होता तो फिर मुश्किल होता, इसे वो कहते हैं नेवल। सॉरी, नेवल का मतलब समझ में आ गया। NAVL और NAVL दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेवल का मतलब क्या होगा, नाभि, स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडिल ऑफ द स्टोमक। समझ पा रहे? यानी क्या समझोगे, स्मॉल राउंड मतलब छोटा सा गोल सा पार्ट होता है, हिस्सा होता है, इन द मिडिल ऑफ द स्टोमक मतलब पेट के बीच वाले भाग में क्या होता है, शिफ्ट होता है। आपने देखा भी होगा, आप सबके अंदर होगा भी। चलिए अब आते हैं नोटेबल। एक होता है नोटेबल, चलो यहाँ पे शायद कट रहा होगा, अब
कहाँ पे लिख दूँ मैं, यहीं पे हटा दूँ, हटा के लिख दूँ, है ना। दो वर्ड और है, एक होता है नोटेबल। क्या होता है? नोटेबल। नोटेबल का मतलब देखो क्या होगा, ध्यान देने लायक। जैसे कभी कभी आप बोर्ड पे बताओ ध्यान देने लायक वर्ड है कि नहीं है, इसको कहोगे नोटेबल थिंग्स। नोटेबल थिंग्स मतलब जो नोट डाउन करने के लायक हो, ध्यान देने के लायक हो। नोटेबल थिंग्स मतलब समझ गया, नोटेबल थिंग्स मतलब वो वस्तु जो ध्यान देने के लायक हो। जैसे आप मतलब कपड़ा खरीदते हो तो नोटेबल होगा, वहाँ पे आप जाओगे नोटेबल करोगे। नोटेबल मतलब समझ, ध्यान दोगे, ऐसे नहीं कि मतलब जैसा तैसा है चल दिया, लेके घर पे आए तो फिर कहोगे नहीं पसंद है वापस करोगे। तो नोटेबल का मतलब होता है ध्यान देने लायक। समझ पा रहे? इंपॉर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, और क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन मतलब समझ रहे हो, ध्यान देने लायक होता है, डिजर्व करता है, वो लायक होता है ध्यान। एक होता है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बहुत कुख्यात, खतरनाक, जिसको आप कहते हैं। नोटोरियस का मतलब क्या समझोगे? नोटोरियस क्रिमिनल। देखो लिखा आता है कभी कभी नोटोरियस क्रिमिनल। नोटोरियस क्रिमिनल का मतलब क्या होगा? कुख्यात अपराधी, जो बहुत क्या होता है, मतलब खतरनाक होता है, कुख्यात उसे वो कहते हैं, डेंजरस। समझ पा रहे? नोन फॉर बैड क्वालिटीज़, मतलब उसकी गुण कैसी होती है? बहुत बुरा होता है, उसके लिए वो जाना जाता हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो मुझे उम्मीद है कि नोटोरियस कोई आप लोग में से नहीं होगा। समझ पा रहे? अगर होगा भी तो अपने आप को नोटोरियस होने नहीं देना। क्लियर? समझ में आ गया? नोटोरियस का मतलब कुख्यात। कुख्यात मतलब क्या समझोगे? बहुत डेंजर, खतरनाक होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कहीं ऐसे क्रिमिनल है, क्रिमिनल के ऊपर क्रिमिनल होता है, ऐसा देखा है ना। लीडर मतलब ऐसे ऐसे करोगे लीडर बन जाता है कभी कभी। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हेडिंग डालिए, यूज ऑफ कुड पढ़ा रहे थे ना, यूज ऑफ कुड ना पढ़ा रहे थे। अच्छा, दो वर्ड और है, फेमस। चलो एक और होता है, चलो एक वर्ड है वायरल। वायरल का मतलब होता है जैसे मोमेंट्री होता है ना, मोमेंट्री प्लेजर, क्षणिक टाइप का। वायरल भी वैसे ही होता है, एक दो दिन एक महीना हुआ, जिंदगी फिर कैसे चल रही कोई पूछने वाला नहीं, वायरल हो गए थे। होता है ना कभी कभी मिलियन 10 मिलियन लोग देख लिए, आप वायरल हो गए, काम हो गया। वायरल का मतलब होता है आप ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होते, ड्यूरेबल आपके अंदर नहीं होता। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपके अंदर ज़्यादा टिकाऊपन नहीं होता। ड्यूरेबल मतलब क्या समझोगे? टिकाऊ, जो ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट करता हो। तो वायरल देखो, वायरल हो भी जाओगे तो ज़्यादा लाइफ लॉन्ग नहीं रहता। समझ पा रहे? फिर आप जैसे रानू मंडल का नाम सुना था ना, एक बार बहुत फेमस हुआ था, क्या गाना गा दी थी, है ना, क्या तेरी मेरी, है ना। एक और था कच्चा बादाम, शायद कच्चा बादाम था ना, कुछ ऐसा आया था। बहुत पहले की बात है, 2-3 साल हो गया ना, बहुत लंबी टाइम हो गई। वो सब आप बताओ, ये दिख रहे हैं कहीं? नहीं दिख रहे। समझ पा रहे कि नहीं? ख़त्म हो गए। देखो वायरल हो भी गए तो लाइफ लॉन्ग नहीं होते, उसमें सिचुएशन अलग होता है। एक होता है उससे थोड़ा लेवल अप है, जिसका नाम होता है फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, वेल नोन, अच्छे तरीके से जाने जाए। देखो फेमस दो तरीके से हो सकता है, या तो वो नेगेटिव भी है फेमस, एक होता है पॉजिटिव फेमस, अच्छा काम कर रहा है एक फेमस इंसान है तो उसको भी आप क्या कहोगे? फेमस है भाई। एक और है जिसको आप क्या कहोगे? फेमस तो है नेगेटिव थिंकिंग में। तो इससे ये नहीं पता चलता है, जैसे मैं कहूँ फेमस है, प्रसिद्ध है, तो किस चीज़ के लिए? नेगेटिव थिंग के लिए या पॉजिटिव थिंग के लिए? कई लोग हैं ना जो बहुत बड़े क्राइम कर रहे हैं तो वो बहुत फेमस है कि इस टाइम के लिए तो वो बहुत मतलब जैसे आप कैसे नोटोरियस कैसे पढ़ा है, बहुत मतलब कुख्यात है, वो बहुत फेमस है, ये तो फेमस हो गया। लेकिन और एक होता है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस लोग, प्रसिद्ध लोग, लेकिन उसके सम्मानीय हो, रिस्पेक्टेबल, उसको क्या कहोगे? इमिनेंट। जैसे APJ अब्दुल कलाम, आप गांधी जी का नाम लेते हो, डॉक्टर और किसका नाम लेते हो? सर्वपल्ली राधाकृष्ण का नाम लेते हो। कई ऐसे इमिनेंट प्रसिद्ध लोग हैं जिनका नाम आप रिस्पेक्ट से लेते हो, वो होते हैं इमिनेंट। जैसे आप इस्लाम के कई पैगंबर का नाम इमिनेंट के कैटेगरी में आप डाल सकते हो। समझ पा रहे? हिंदुइज़्म के कैटेगरी में डाल सकते हो, जो बहुत मतलब फेमस हो उस धर्म को, तो आप क्या कहोगे? फेमस तो हैं, एमिनेंट की कैटेगरी में डालना, फेमस की कैटेगरी में ना डालना, क्योंकि कभी भी उनका नाम आता है रिलीजन से जुड़ा हुआ तो उनमें रिस्पेक्ट डालना पड़ता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको कहेंगे एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट पर्सन समझ में आ गया? जो मतलब फेमस हैं, साथ साथ उनका नाम जब आए तो हमेशा रिस्पेक्ट से लेना, सम्मान से लेना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाना। वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, बहुत अच्छे तरीके से जाना जाए और रिस्पेक्टेड से। समझ पा रही? ये अंतर है। वायरल समझ में आ गया, वायरल होना, लेकिन उतना नहीं हो, इसलिए फेमस हो और थोड़ा एमिनेंट की कैटेगरी में जाओ। यहाँ तक जाने के लिए इंसान जा भी सकता, नहीं भी जानता, कोई चांस नहीं। वहाँ से यहाँ थोड़ा आने का चांस होता है, ये लगभग लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, है ना। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। समझ पा रहे? इसलिए वही लोग होगा जो हर कुछ खोकर खुद को टाइम दिया हो बहुत, हर दिन हर मिनट और पूरी ज़िंदगी, तब वहाँ तक पहुँचने का हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं, यहाँ तक होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यहाँ बहुत कम चांसेस मिलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एमिनेंट समझ में आ गया? क्या आप लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करना वायरल होने के बाद। क्लियर है? वायरल तो है लेकिन कोशिश करते रहना। चलो ठीक है, अब आते हैं यूज़ ऑफ कुड।
हेडिंग डालिएगा यूज़ ऑफ कुड। मुझे उम्मीद है कि पिछला क्लास का आपका वोकैब याद होगा। जो आज पढ़ाए हैं आज के वोकैब में भी कोई डॉट नहीं होगा। अगर डॉट है तो पूछ लीजिए, है डॉट? बोलो। इसका हिंदी अगर मिटा देंगे तो आप बना दोगे फिर से? हैं बताओ, मीटर का मतलब क्या होगा? ऐसे तो पता ही देगा। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब नेग्लिजेंट, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब नेग्लिजिबल नगण्य, जो बहुत छोटा सा हो, है ना। जैसे आप लोग का कभी कभी मिस्टेक नेग्लिजिबल होता है ना, चलो इग्नोर कर दो, वो छोटा है। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब मोमेंट्री क्षणिक, थोड़ा सा, है ना। मोमेंटस और माइनर, एक और माइनर, मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब बताओ? नहीं, मिलिटेट का मतलब बताओ? एक था युद्ध में शामिल होना, है ना। एक दूसरा मतलब मिलिटेट का मतलब बताओ? छुपा दिया तो हो गया हल्का। प्रतिकूल का मतलब क्या होता? किसी का बाधा बनना, मतलब होता ना, हिंड्रेंस होना। नवल, एक और नवेल, NAVL, इसका मतलब नाभि। एक और नोटोरियस, नोटेबल, नोटेबल का मतलब बताओ? ध्यान देने लायक। आगे बताओ? फेमस, प्रसिद्ध, एमिनेंट, इससे मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध तो है लेकिन उसकी नाम कभी डिसरिस्पेक्ट ना लगे, रिस्पेक्टेड हो। समझ पा रहे? चलिए अब इसको हटाता हूँ। यूज ऑफ कुड लिखिए, कहाँ तक लिखवाए थे? बोलो। हाँ, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन लिखिए। शी टोल्ड मी दैट, चलिए सेंटेंस लिखो। शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट शी कैन, शी टोल्ड मी दैट लिखो। शी टोल्ड मी दैट शी कैन डू दिस वर्क। एक सेंटेंस लिखिए। शी टोल्ड मी दैट शी कैन डू दिस वर्क। TOLD, टेल का सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब टोल्ड होता है। नरेशन टॉपिक में पढ़ना, ऐसे आप याद करके रखना। टेल मतलब बताना, करना, ठीक है ना। शी टोल्ड मी दैट शी कैन डू दिस वर्क, है ना। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने तो लिखा है, इसमें आपको फाइंड द एरर पकड़ना। आप देखते ही पकड़ लिए होंगे। मैंने क्या लिखा है? शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, इसका मतलब क्या होगा? उसने मुझसे कहा या बताया। दैट शी फिल इन द ब्लैंक, शी कैन, इसका लिखा हुआ है डू दिस वर्क। आप खुद बताइए। ओह यार, ऐसा लिख देता, है ना। यहाँ पे आइए। अब देखो अगला अगर पास्ट में है तो इनसे जुड़ने वाला जितने भी मॉडल भी होगा क्या हो जाएगा? देखो सेंटेंस क्या है? दैट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कंजंक्शन है। और जब भी ये कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ेगा तो ये जब जोड़ने जाएगा तो दोनों का टेंस हमेशा, अगर ये पास्ट में है तो इससे जुड़ने वाला जो भी होगा सब क्या होगा? पास्ट में होगा। तो अब खुद बताइए, यहाँ पे तो पास्ट है नहीं, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या बताए थे? कुड बताए थे। तो यहाँ पे कैन को हटाकर यहाँ पे कुड लिखोगे तब ये क्या हो जाएगा? सही होगा। बातें समझ में आए कि नहीं पाए? देखो इस पर क्वेश्चन पूछ देगा। कैसे पूछेगा? एकदम हल्का क्वेश्चन रहेगा। शी टोल्ड मी, टोल्ड हिम कर लेता हूँ वहाँ पर। शी टोल्ड हिम दैट, शी टोल्ड हिम दैट शी फिल इन द ब्लैंक्स हिम, ठीक है ना। ऑप्शन 1 में देगा कैन, बी ऑप्शन में देगा माई, में मतलब क्या समझते हो? वही मॉडल है। सी में दे देगा कुड, और डी ऑप्शन में दे देगा ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या दूसरा मॉडल डाल सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है ना। आपने देखा कि सर दैट कंजंक्शन है, इससे पहले सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तो इनसे जुड़ने वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। यही देखिए कि मे प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, कैन प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। कैन जैसे ही कटेगा ऑल ऑफ दिस आंसर काट देंगे। मे की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। ऑप्शन सिर्फ एक ही सही होगा जिसका नाम है कुड। ये बोर्ड मॉडल में ऐसा पूछता है, समझ पा रहे? शी टोल्ड हिम दैट शी, अच्छा यहाँ पे मीट हिम लगा लेना, मीट लगा लेना, मेन वर्ब है ना, सॉरी यहाँ पे वर्ब लिखा नहीं है, मीट लगा लेना, उसके बाद लगाना हिम। मेन वर्ब नहीं लगाया था। बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप कंफ्यूज हो रहा है सिर्फ कुड कैसे होगा, यहाँ तो मेन वर्ब डाला ही नहीं, तो यहीं पे डाल लीजिए। अगर चाहते तो मैं मॉडल में भी शिफ्ट कर सकता था साथ में, लेकिन चलो यहीं पे डालो। सिर्फ मॉडल का चॉइस कीजिए। मॉडल बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुड होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए और लिखिए जल्दी।
यूज नंबर 1 में क्या लिखवाए थे, याद है आपको? कैपेसिटी ऑफ पास्ट है ना, एबिलिटी, ठीक है। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। शी फिल इन द ब्लैंक्स गो देयर यस्टरडे। ऑप्शन में लिखिएगा पहले कैन ऑप्शन, विल ऑप्शन, मे ऑप्शन और डी में दे देगा कुड ऑप्शन। बताओ किसके साथ? ये बोर्ड मॉडल का ऐसा क्वेश्चन आता है, बताइए कितना हल्का था। क्या बोर्ड मॉडल में आएगा ये सब क्वेश्चन? तो छोड़ दोगे, कभी नहीं। आपने देखा कि यस्टरडे है, पास्ट है, तो इनसे जो ये जो सेंटेंस होगा पास्ट में होना चाहिए। अब बताइए मॉडल पास्ट कौन दिखा रहा है? क्या मे दिखाता है? आगे पढ़े नहीं लेकिन नहीं दिखाता, ठीक है ना? ये बताओ, कभी नहीं दिखाई, फ्यूचर को दिखाता। ये बताइए पर्सन की एबिलिटी को दिखाता, कभी पास्ट में यूज़ होता ही नहीं। तो आप किसके साथ जाओगे? एक ही ऑप्शन बनता है जिसका नाम है डी, कुड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? हटा दूँ? यूज नंबर 3 लिखिए। लिखिए इट इज़ यूज टू शो, it is used to show request, it is used to show request। एग्जाम्पल लिखिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? It is used to show request। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसका ट्रांसलेशन अगर आप कैन पे बनाओगे क्या लिखोगे भाई? पहले आपने पढ़ा था कैन यू, उसके बाद क्या लिख दोगे? हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। क्योंकि सेंटेंस अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पहले तो ऐसे ही पढ़े थे ना, है ना? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप ऐसे ही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने ऐसे पढ़ा था, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, ऐसा आपने अगर लिख दिया तो भी सेंटेंस सही है। मतलब क्या सर? कुड और कैन। फिर कैसे मैं समझूँ कि कैन लगाएं कि कुड लगाएं? देखो, एक होता है फॉर्मल लैंग्वेज, एक होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर कैन का यूज़ कर रहे हो तो इनफॉर्मल केस में चला जाता है। इनफॉर्मल समझ रहे, कल बताया था मैंने, एक और बताया था जिसको कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। ये फॉर्मल लैंग्वेज की कैटेगरी। जब भी आपको किसी से मदद मांगना है ना तो वहाँ पे फॉर्मल होते हैं, उसकी मर्जी होती है, उसकी ताकत आप नहीं दिखाओगे, कर सकते नहीं। इसका मतलब क्या होता है? सीधे सीधे उसका कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि मेरी मदद करें? अरे सबके अंदर होता ही है, ऐसी बात नहीं है। समय के अकॉर्डिंग बताओ, आप जब रिक्वेस्ट करने जाओगे ना तो हमेशा किसका यूज़ करोगे? कुड का यूज़ करोगे। कुड यू हेल्प मी। वहाँ पे ट्रांसलेशन ये मत समझना कि आप मेरी मदद कर सकते थे, ये मीनिंग ऐसा मत निकाल देना हिंदी का। जब भी आप जाओगे ना, कुड यू टॉक टू मी, अगर कोई आपसे कहे कुड यू टॉक टू मी नाउ, क्या आप मेरे क्या आप अब मुझसे बात कर सकते हैं? कुड यू टॉक टू मी नाउ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप कैन से भी ट्रांसलेट करोगे, इसका मतलब क्या आपके अंदर उतनी एबिलिटी है कि मुझसे बात करें, ये मतलब आ जाता। जबकि वहाँ पे तो आप रिक्वेस्ट दिखा रहे हो ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुड के साथ जाना चाहिए, ना कि कैन के साथ। हाँ, अगर ट्रांसलेट करो तो अगला पर्सन समझ जाएगा, लेकिन समझेगा कि इनफॉर्मेलिटी दिखाता है। इनफॉर्मल समझे? जैसे मैं ना, वो मर गया तो ये इनफॉर्मल ही लैंग्वेज है ना, समझ पा रहे? वो गुजर गए तो अच्छी बात है, इस तरह से कहते हो तो समझ पा रहे? तो कहने का मतलब देखो, इंसान बोलना सीखता है 2 ही 3 साल के अंदर, सीख ही जाता है। लेकिन कब क्या बोलना है, इसको बोलने के लिए पूरी ज़िंदगी लगती है। मतलब समझ आ रहे हो ना? आपको बोलना जान जाते हो, लगभग 2-3 साल में हर बच्चा जान जाता है बोलना, लेकिन कब क्या बोलना है इसको जानने के लिए, समझने के लिए पूरी ज़िंदगी लगती है। फिर भी कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं कि कब क्या बोलना है, समझ पा रहे? इसलिए देखोगे सम्मान मिलना चाहिए तो वहाँ पे उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता कि बोलने का तरीका नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसलिए बोलने से पहले क्या करना, आपको सोचना है
थिंक बिफोर यू स्पीक, कई जगह पे ये फ्रेज़ आपने देखा होगा पूरा, थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका मतलब क्या होगा, सोचिए। बिफोर यू स्पीक, इसका मतलब कहने से पहले, समझ, आप कहने से पहले क्या कीजिए, सोचिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, क्या बोल रहे, समझ पा रहे? ऐसा कहा जाता ना, जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली और ज़बान से निकला हुआ बोली कभी वापस नहीं आती, ऐसा देखा कि नहीं? तो इसका ध्यान देखना। अच्छा, दूसरा लोड, इन लोगों का तो दिमाग ही नहीं। अरे किसी के दिल पे शब्द लग जाते हैं तो क्या हट सकता है, नहीं हट सकता। तो इस बात ध्यान रखना, क्लियर है? आप ना बोलो ठीक है, लेकिन ऐसी बात ना बोल दो कि किसी के दिल पे लग जाए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? थोड़ा बर्दाश्त करके चलना चलेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर है। अब देखो, एक सेंटेंस ट्रांसलेशन पूछा, सुनो, क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया था, और उसके बाद कहा था कि ठीक है, लिखा था यू हेल्प मी, उसके बाद लिखा था प्लीज़, प्लीज़ समझते हो ना, और ऑप्शन में दिया था, सुनिए, पहला ऑप्शन में दिया था मे, बी ऑप्शन में लिखा था कुड, सी ऑप्शन में लिखा था कैन, और डी ऑप्शन में लिया था नीड। चलिए, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? आपका मॉडल, बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, इस तरह से पूछ दिया था, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पक्का? क्या आप कुड के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे। कैन के साथ जा सकते हैं? अभी नहीं जाएंगे। आपने देखा ही सर, प्लीज़ लगा, रिक्वेस्ट की बात है, वहाँ पे कैन नहीं आता। कैन का यूज़ अगर रिक्वेस्ट में करते हो तो इनफॉर्मल लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हो, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसलिए कैन का यूज़ आप नहीं करोगे। बेहतर कौन सा ऑप्शन होगा? कोड। अभी मैं पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, वहाँ पे प्लीज़ कब लगाओगे तो यूज़ होगा, कब नहीं। फिलहाल जब भी कोड आ जाए और प्लीज़ लगाओ तो मे का वहाँ पे परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है। समझ पा रहे? मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं है कि कोड का यूज़ किसके लिए करोगे? रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए, अनुरोध को दिखाने के लिए आप कर सकते हैं। क्लियर है? कुड यू पास द सॉल्ट, इसका मतलब क्या आप वो नमक मुझे पास कर सकते हैं, दे सकते हैं, है ना? कुड यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? होगा ना, इस तरह से होता ना। तो आप मत समझना क्या आप मुझसे बात कर सकते थे, दैट तो ट्रांसलेशन हो गया, ये ट्रांसलेट मत कर देना। समझ पा रहे? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद बोलना है, समझ में आ गया? जाना, कुड यू हेल्प मी, कुड यू टॉक टू मी, है ना? कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़, इसका मतलब क्या हो, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे? कुड यू बोरो योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम उधार देंगे? समझे? बोरो का मतलब क्या होता है? उधार देना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको कॉपी कर लीजिए और इसको आप उतार लीजिएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल का कैसा है, दोनों सही है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? हो गया? नो टॉकिंग। अब आइए यूज नंबर 3 लिख के डैश दीजिए। देखिए, इट इज़ यूज टू शो, इट इज़ यूज्ड टू शो हाइपोथेटिकल सिचुएशन। लिखने आएगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट इज़ यूज्ड टू शो हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसका प्रयोग, हाइपोथेटिकल समझते हो? हैं? जो रियल ना हो, जो सिर्फ मनगढ़ंत हो, बस हो जाता, ये हो जाता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलिए, अब मैं कहता हूँ इट इज़ यूज टू शो हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन या सिचुएशन, या इनके बदले आप लिख सकते हैं सिचुएशन, स्थिति या शर्त। हाइपोथेटिकल जो रियल ना हो, नॉट रियल। ठीक है ना? अब देखो पढ़ना कैसे आता है। जैसे मैं कहूँ, आपने अब बहुत पहले पढ़ा था, याद करो, आई विश, काश, है ना? मैं डॉक्टर हो जाऊँ तो क्या लगाओगे? आई विश, आई वर और डॉक्टर। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? सही है? अच्छा चलो, इसको एक बात और बताए थे। देखो, आई विश का मतलब क्या समझोगे? काश। खत्म हो गया। आई, उसके बाद आपने मॉडल लगा दिया कि सर हाइपोथेटिकल कंडीशन तो है,
मैं मॉडल यूज़ करना चाहता हूँ, तो मॉडल में आप हाइपोथेटिकल के लिए आप तो कुड लगाओगे या वुड होगा, दोनों में से एक होगा, समझ पा रहे। मैं कुड लगा दिया, अब कुड का कंडीशन क्या है, अपने बाद रथ वर्ब मांगेगा, मॉडल वर्ब, अपने बाद मेन वर्ब मांगेगा। देखो ये क्या है, वर्ब है एम इज़ आर, वाज वर, ये अपना मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, समझ पा रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं कहूँ आई एम, उसके बाद कहूँ अ टीचर, और एक मैं कहता हूँ आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, तो आपने बेसिक में ही पढ़ा होगा कि देखिए सर ये मेन वर्ब आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और देखिए इसमें आगे चल के नॉन का केस है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा भाई, मेन वर्ब तो होना ही चाहिए। तो ये बताओ हेल्पिंग वर्ब ना होकर अगर कुछ हो सेंटेंस में, कुछ नहीं, सिर्फ एम इज़ आर है, वाज वर है, तो वही वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। आप खुद बताइए, इनके बाद क्या है, नॉन का केस है, डॉक्टर क्या है, नॉन। आप खुद बताइए, यहाँ पे तो वर्ब है नहीं, कोई और वर्ब है, गोइंग कमिंग तो लिखा हुआ है नहीं, तो बताओ यही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अब मैंने कुड लगा दिया, तो जैसे ही आपने कुड लगाया, कुड क्या मांगेगा, मेन वर्ब, मॉडल क्या मांगता है, बेस फॉर्म मांगता है। और जब इसका बेस फॉर्म निकालने जाओगे तो याद करो, आप बेस फॉर्म पढ़े थे ना बी का, क्या पढ़े थे, एम इज़ आर पढ़े थे, याद है आपको कि भूल गए। और इसका बेस फॉर्म में इसका पास्ट फॉर्म क्या होता था, वाज वर होता था, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता था, बीन होता था, इसका कंटिन्यूस फॉर्म क्या होता था, बिंग होता था। और याद कीजिए इसका सिंगुलर फॉर्म यही है और इसका प्लूरल फॉर्म यही है। ये तो सेकंड फॉर्म वर्ब है, पास्ट फॉर्म वर्ब है, और इसको आप स्पेशल केस आई के साथ यूज़ करते थे। इसका थर्ड फॉर्म क्या बनता है, बीन बनता है, इसका कंटिन्यूस फॉर्म क्या बनता है, फोर्थ फॉर्म वर्ब V4 कहते हैं। यानी V4 मिल गया, V3 मिल गया, V2 मिल गया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिल गया, और इसको क्या कहोगे, फिफ्थ फॉर्म वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, है ना, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म। मिल गया कि नहीं मिल गया। यहाँ पे क्या है, कोई फॉर्म यूज़ नहीं आता, ये सब कुछ नहीं आता मॉडल के बाद। मॉडल के बाद अपना बेस फॉर्म आता है, क्योंकि 99% बेस फॉर्म ही क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की कैटेगरी में आ जाते हैं ना, इसलिए पता नहीं चलता। जैसे आई एम, मैं कहूँ आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो आपको कहे कि ये V1 है, रियलिटी में कोई कहे कि बताइए ये बेस फॉर्म है कि V1 है, तो आप V1 मत करना, ये कहना बेस फॉर्म है। लेकिन 99% जो बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है, V1 के बराबर होता है, जबकि ये जो बेस फॉर्म है V1 के बिल्कुल क्या है, अलग है, यानी पुलर फॉर्म के बिल्कुल क्या है, अलग है। और मॉडल को क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाओगे, बी लगाओगे, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, और डॉक्टर। तब क्या मतलब, ये मतलब सेम है, इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों में कोई मीनिंग में अंतर नहीं, लिखने का स्टाइल अलग अलग है, समझ पा रहे। आई विश आई वर अ डॉक्टर, या आपको कहता है आई विश आई कुड बी अ डॉक्टर, समझ रहे। आप इनकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो। आगे चल के हम लोग एक और मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, वुड, तो आप वुड की जगह, आप कुड की जगह क्या लगाओगे, वुड, और वुड की जगह कुड, दोनों में से एक लगा लोगे, बी इसमें भी होगा और डॉक्टर लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेम है, लिखने का स्टाइल अलग अलग, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत। इसका मतलब तीनों का वही होगा, काश मैं डॉक्टर हो जाऊँ, समझ पा रहे, पक्का। इसको कॉपी कीजिए, सेंटेंस वही लिखिएगा, ये तीनों सेंटेंस लिख लीजिए। अब इस पे सेंटेंस का मैं बोल्ड मॉडल का क्वेश्चन देता हूँ, अब देखना कितना हल्का क्वेश्चन रहता है। बस इतना ही उतारिएगा, ये मैं समझाने के लिए इतना बताया था, समझ पा रही कि नहीं पा रही। अगर आपकी मर्ज़ी या अगर पहले से नहीं समझे थे तो यू कैन कॉपी इट, अदरवाइज यू डू नॉट नीड इट अनटिल अनलेस पढ़ाना रह गया है। चलो प्रीवियसन में पढ़ा देंगे, है ना। अनटिल अनलेस केस है, एक प्रीवियसन टॉपिक है, पूरा हो गया है। आगे बढ़ा जाए तो आपने पहला केस क्या पढ़ा, कुड का यूज़ किसके लिए होता है बताओ, हाँ, पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दिखाने के लिए। दूसरा आपने क्या पढ़ा, कुड का यूज़ किसके लिए होता है, हाँ, कैन के पास्ट फॉर्म में होता है। तीसरा आपने क्या पढ़ा बताओ, रिक्वेस्ट के लिए होता है। चौथा क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन को दिखाने के लिए होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है ना। चलिए अब इस पर क्वेश्चन लगाता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे बोर्ड ने पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं कहूँ आई विश शी
बी आ डॉक्टर, कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। से सेंटेंस मैं बनाया हूँ यहाँ पे। ऑप्शन में देगा कैन, बी ऑप्शन में मे, सी ऑप्शन में कुड और डी ऑप्शन में दे देगा ऑल ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अभी ना लग रहा है, वहाँ जब मॉडल मिक्स होकर आएगा ना तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैं हर एक पढ़ाता हूँ तुरंत क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। जब आप रिपीट करो तो आपको ना लगे कि कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। समझ पा रहे? गारंटी दे रहा हूँ, जब आप मॉडल को बनाने जाओगे तो आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म रहेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? इसको कॉपी कीजिए और आंसर मान लीजिए खुद से। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। अब ठीक है, चलिए। हो गया। यूज नंबर कितना है? 4 5 जो भी होगा लिखेगा। इट इज़ यूज टू शो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। इट इज़ यूज टू शो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। इट इज़ यूज टू शो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। इट इज़ यूज टू शो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या समझोगे? इसका प्रयोग अनुमान को दिखाने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज टू शो, यूज नंबर कितना था? 5 ना। चलो, इट इज़ यूज टू शो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ठीक है। इट इज़ यूज टू शो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में अनुमान होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा भी होगा, पढ़ते हो ना, इसको प्रायिकता कहते हो ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना। क्या लगाते हो? सीधा सीधा अनुमान ही तो होता है ना, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा ना ऐसा होगा। सब समझ रहे? चलिए अब देखो, आप उसमें आपने इवेंट्स पढ़ा होगा, घटना पढ़ा होगा, है ना। ऐसा हो तो ऐसा आएगा। पासा के बारे में पढ़ा होगा, डाइस के बारे में, है ना। ताश के पत्ते बारे में पढ़ा होगा, है ना। टोटल कितने पत्ते होते हैं ताश में? 52। वाह, तुम लोग को तो बहुत है, ज़बरदस्त कहानी है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, इट इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। कैसे यूज़ होता? जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ, वह डॉक्टर होगा। सुनिए, वह डॉक्टर होगा, एक सेंटेंस मैंने लिखा। अब देखिए ट्रांसलेट करके दिखाओ, वह डॉक्टर होगा। अब ट्रांसलेट क्या करोगे? गागेगी है तो आप सोचोगे चलो विल बी और शायद भी लगा लेते हैं, ही उसके बाद क्या लगाएंगे? विल बी अ डॉक्टर। आपने सोचा बहुत खुश कि आप क्या, मैंने वो तो बोल दिया, अगला पर्सन सुन लिया, समझ गया। बिल्कुल रॉन्ग ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं हो सकता। ये मत समझना कि एकदम 100% आपने इसका ट्रांसलेशन करेक्ट किया। देखो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ कहाँ पे ये सही होगा, कहाँ पे गलत होगा। देखिए विल बी का यूज़ कहाँ पे होता है? जब आप फ्यूचर में कोई डॉक्टर बनेगा तब होगा। मैं आप लोगों से अभी कहूँ यू विल बी अ डॉक्टर, इसका मतलब अभी है नहीं, फ्यूचर में हो जाएंगे, ये इसका मतलब ये सेंस होता है। अब सेंटेंस ऐसा तो है नहीं कहीं लिंक लिखा हो डॉक्टर होगा तो इसका मतलब फ्यूचर में होगा, कब होगा कोई पता नहीं। दूसरा मैं सिचुएशन देता हूँ कि अगर आप बहुत पहले भी ऐसे सिचुएशन मैंने दिया था, आप हॉस्पिटल में गए हो और वहाँ पे आप जाने के बाद अपने कंपाउंडर या नर्स से मुलाकात हुई। आपने कहा डॉक्टर साहब कब आएंगे? तो उसने बोला बस 1 घंटा लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा, या 1 घंटा 1 आवर लगेगा, आ जाएंगे। आधा 1 घंटा होते ही वो डॉक्टर बिल्कुल लगा कि डॉक्टर ही आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? वह डॉक्टर होगा। सेंटेंस देखना, आप सेंटेंस ही बोल रहे हो लेकिन सिचुएशन चेंज है। मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ आपको, आप डॉक्टर होंगे, इसका मतलब डॉक्टर होंगे और ना डॉक्टर बनेंगे, फ्यूचर की बात अभी है नहीं। और वहाँ पे उसका मतलब क्या? वो डॉक्टर है, तब ना अनुमान लगा वो डॉक्टर होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ऐसे सिचुएशन में आप विल का यूज़ ना करके क्या लगाते हैं? वुड बी का यूज़ करते हो। ही वुड बी। अब वुड बी क्यों लगा? समझ रहे ना, मॉडल अपने बात बेस फॉर्म लेता है, एम तो ले नहीं सकता। उसके बाद क्या लगाओ? ही वुड बी और डॉक्टर लिखेंगे वहाँ पे। इसका मतलब क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्रेजेंट सिचुएशन। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और जब ये क्या दिखा रहा है? मतलब फ्यूचर का होगा तब होगा, नहीं तो ये ट्रांसलेशन गागी को देख के ये मत समझ जाना। हाँ बोलो। देखो बी का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया?
बेटा पिछले नहीं बताए थे, इतना एलिब्रेट क्यों किए थे कि कैसे हम बी लिख रहे हैं, बी का प्रयोग क्यों किया, वुड के बाद डायरेक्ट क्या डॉक्टर कहने लिख दिया आप, है ना। काहे के लिए है, ध्यान नहीं देगा तो ये होगा ना। अरे देखो मॉडल अपने बात क्या लेता है बताओ, फर्स्ट फॉर्म V1 लेता है कि बेस फॉर्म लेता है, पहले ये डिक्लेयर करो तुम। अच्छा पहले उसी से पूछ लेते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब लेता है मॉडल अपने बाद सब्जेक्ट के बाद, ये स्ट्रक्चर पढ़ाओ ना कि फर्स्ट फॉर्म लेता है कि बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है, ये ले लिया, ये तो हट जाएगा, है ना। अब देखिए 99% क्या होता है वर्ब, सब जितने भी होता है बेस फॉर्म सब फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बराबर होता है। सिर्फ बी आके ये डिसाइड करता है कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल अलग होगा। अगर ये ना होता तो शायद हम लोग कोई ये पढ़ने की जरूरत नहीं करते, सब एक ही है ना। ये आके डिसाइड कर दे कि ना ये अलग है और ये अलग है। अब देखिए आपने बी फॉर्म जब पढ़ा होगा, याद करो, तो इसमें क्या पढ़े थे बताओ, इसके फॉर्म को टुकड़ा किए थे, इसका प्रेजेंट टाइम में क्या पढ़े थे, एम इज़ आर पढ़े थे ना, याद करो जब फर्स्ट क्लास से। इसका पास्ट फॉर्म वाज या वर पढ़े थे, याद है आपको। इसका थर्ड फॉर्म बीन पढ़े थे, इसका कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग पढ़े थे, और बताए थे एक बेस फॉर्म का 5 फॉर्म होगा, एक बेस फॉर्म का क्या होगा 5 फॉर्म। बताओ आपको इज कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब होता है ना, ये आने वाला जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये इज यूज होता है, याद है प्रेजेंट टाइम के लिए। जब ये प्लूरल होगा तब क्या लगाते थे, आर लगाते थे, और आई के साथ क्या लगाते थे, एम लगाते थे। और पास्ट फॉर्म बताओ वाज वर यूज होता था, एम इज आर की जगह पास्ट फॉर्म होगा तो क्या लगाओगे, वाज वर, वो भी सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर, याद है आपको। ये नहीं सेकंड फॉर्म वर्ब दोनों मिल गया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिल गया, ये क्या मिल गया फिफ्थ फॉर्म, ये क्या बन गया थर्ड फॉर्म, और ये मिल गया कंटिन्यूस फॉर्म। टोटल मिलाओ क्या 5 फॉर्म मिला कि नहीं मिला, हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ का तो यूज़ होता ही नहीं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, किसका यूज़ होगा बताओ, बेस फॉर्म। इसीलिए इन सभी का यूज़ ना करके आप बी का यूज़ करते हैं। और इसको तो चाहिए ना, बिना वर्ब के मेन वर्ब के कैसे काम चलेगा। तो मेन वर्ब का काम कौन चला लेता है, बी आके चलाता है, क्योंकि इनके बाल बच्चे को एक्सेप्ट ये करता नहीं, क्योंकि पापा आएगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, सीधा सीधा ये समझोगे। होता ना दावत में कभी बाल बच्चे को भेज दिया, अगला नाराज़ है कि क्यों भेजा, दावत तो आपको दिए थे, होता ना 1 को दिया 4-5 पहुँचा, उसके पलटनिया लोग देखे कितना बड़ा फैमिली है, होता कि नहीं होता। तो पापा को ही एक्सेप्ट करता मॉडल और किसी को नहीं करता। लेकिन पापा और बेटा कभी कभी सेम होते हैं 99% ना, तो इसीलिए चल जाता है काम। चलो वो सब मतलब देहाती भाषा में समझाने के लिए होता है, बाकी आप मुझे उम्मीद है कि समझ गए होगा, क्लियर है। अब चलो ही वुड बी अ डॉक्टर, आपने कहा है प्रेजेंट टाइम, वो डॉक्टर होगा, है ना। जाओ अब देखो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए अभी बताए थे हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सुनो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दिखाने के लिए कुड का यूज़ बताए थे, अभी पिछला बताए थे ना, कुड बी, आई विश ही कुड बी अ डॉक्टर, ऐसा बताए थे। जहाँ पे आप वुड का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे आप कुड लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप इसी ट्रांसलेशन वह डॉक्टर होगा, तो आप ऐसा अनुमान को दिखाने के लिए जहाँ पे कुड लगाते हो ना हाइपोथेटिकल के लिए, वहाँ पे आप वुड की जगह क्या लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो। ही कुड बी अ डॉक्टर, इसका मतलब ये होगा वह डॉक्टर होगा। समझ पा रहे, वह डॉक्टर हो सकता। ये पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जब आपका पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, हाई हो जाए कि चांसेस हाई है, तब लगाते हैं। समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कैन लगा के अगर बना दोगे वह डॉक्टर हो सकता है, आप सोचोगे वह डॉक्टर हो सकता है, ऐसा भी इसका ट्रांसलेशन लगाओगे तो सही होता है। समझ पा रहे, लेकिन आप ट्रांसलेशन जब मैं कहूँ कि वह डॉक्टर हो सकता है, और ट्रांसलेशन करने वाले ने 2 तरीके से कर दिया, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कुड बी अ डॉक्टर, तब कौन सा सही होगा सर, हैं। तो अब मतलब क्या होगा, देखो वहाँ भी सिचुएशन चेंज है। अगर मैं कहूँ ही कैन बी अ डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर हो सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है पढ़ने लिखने का, अंदर उतनी हौसला है, समझ ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो अंदर इतनी क्या है ताकत है, वो बन सकता हो सकता है। समझ पा रहे, उसकी पढ़ाई में इतनी नॉलेज है कि वो हो सकता है। और मैं कहता हूँ ही कुड बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता है, इसका मतलब वो डॉक्टर बना हुआ सिर्फ पॉसिबिलिटी में दे रहा हूँ। बातें समझ में आ रहा है। जैसे मैं कहूँ ही कैन बी अ डॉक्टर, मतलब उसके अंदर इतनी ताकत है, पावर है, क्षमता कि वो डॉक्टर बन सकता हो, उसकी मतलब इतनी एबिलिटी है। बातें समझ पा रहे, वो डॉक्टर हो सकता है, दिखता भी वैसे ही। और दूसरा क्या हो जाए, ही कुड बी अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या होगा, मैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, वो डॉक्टर हो सकता है, वो दिखता वैसा ही है भाई, सिचुएशन वैसा है। समझ पाए, जैसे आपको हॉस्पिटल का एग्जाम्पल मैंने कैसे ले लिया है ना, गए आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद बोलो आ जाएगा, अब बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, तब क्या बोलो, वो डॉक्टर होगा ना। तो आपने विल बी से ट्रांसलेट किया तो वैसे सिचुएशन में गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वुड बी। समझ पा रहे, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, जब पॉसिबिलिटी दिखाते हो तो कुड भी लगा सकते, दोनों सही है। अब मैं बोलो एक ट्रांसलेशन दे दूँ कि वह डॉक्टर हो सकता है, तो कहें कि ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो अगर ट्रांसलेशन किसी ने कहा ही कैन बी अ डॉक्टर, इसका मतलब वो डॉक्टर हो सकता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, बन सकता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे,
क्लियर है, उसके अंदर इतनी क्या है, ताकत है, हर कुछ कर सकता है। और क्षमता की बात कर रहे हो, और ही कुड भी लगा दिया तो वहाँ पे पावर क्षमता नहीं समझ रहे, वहाँ पे क्या समझोगे, इमेजिन, इसकी बात कर रहे हो आप, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, अनुमान की बात कर रहे हो, प्रेडिक्शन लगा रहे हो, ये मतलब आता है। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, इसका ट्रांसलेशन ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, देखना है कि किस टाइम पे यूज़ कर रहे, बातें समझ पा रहे ना। ये विल बी अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या समझोगे, यहाँ पे के लिए ठीक है, ठीक ठाक है। अब मालूम चला अगला डॉक्टर ही है ना, और तुम बात कर रहे हो ही विल बी अ डॉक्टर, तो कोई हंसेगा ही, समझ पा रहे, कोई दिक्कत है। और उसके बाजू में कोई ऐसे ही बैठा हुआ है तो क्या कहो, ही विल बी अ डॉक्टर, और डॉक्टर होगा, बनेगा, ऐसा मतलब आएगा। और बिल्कुल वो है, ट्रीटमेंट कर रहा, फिर भी आपको थोड़ा बहुत शक लग रहा है, पता ना है कि है, तब ऐसे सिचुएशन में वुड भी और कुड भी लगा के चलना है ना। हो भी सकता है यार, पता नहीं, लेकिन मेडिसिन ठीक ठाक तो दे रहा, फिर डिग्री भी शक आ जाए, समझ पा रही, ये मतलब आ जाता है, ठीक है ना, कि चलो भाई देख लेते हैं, जब प्रूफ हो जाए तो कहोगे हाँ हाँ है, ही इज़ अ डॉक्टर। समझे, ही इज़ अ डॉक्टर मतलब उसमें श्योरिटी हो गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं। हमेशा मॉडल क्या होता है, मूड को दिखाता है, समझ रहे, मॉडल कुछ भी यूज़ करोगे सही तो दिखा देगा, लेकिन कौन से सिचुएशन में क्या बोलना है ये आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो कुछ ही बोल दोगे। अभी कुड और वुड का यूज़ ख़त्म नहीं हुआ, जब फिर से वुड पढ़ाएंगे तो फिर कुड बाबू आएंगे यहाँ, फिर उनसे रिलेट करके पढ़ाएंगे। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया पक्का। चलिए मैं बोलूँ ही कुड बी योर फ्रेंड, इसके अलावा वो आपका दोस्त हो सकता है, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही सकता, समझ पा रहे। ही कुड बी योर टीचर, इसका मतलब क्या हो, आपका शिक्षक हो सकते हैं, हो सकते थे ऐसा मतलब है ना, ही कुड बी योर टीचर, अच्छा सकते थे, है ना, कुड भी मतलब वो मतलब समझ में क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ काउंसलिंग करने, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, एडमिशन का गाइडेंस लेना, करियर के काउंसलिंग होती है ना कभी कभी, कि सर कौन सा फील्ड बेहतर होगा, आप मुझे गाइडेंस दे दी, उतनी गाइडेंस है नहीं, काउंसलिंग होता है, समझ पा रहे। अब जब काउंसलिंग कराने जाओगे तो आप कहें, या हो सकता है कहीं एडमिशन लेने जाओ और कहें कि कोई आए सामने से और काउंसलर बोल रहा है कि ही विल बी योर टीचर, इसका मतलब क्या समझेगा, वो आपका शिक्षक होगा, अभी है नहीं, फ्यूचर में होगा, नहीं बना ही नहीं, अभी बननेगा। और ही वुड बी योर टीचर, इसका मतलब बता दे रहा है, प्रेडिक्शन दे रहा है, ये भी आपके शिक्षक होंगे, पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ऑलरेडी है, वो प्रेडिक्शन देगा कि टीचर में से कैटेगरी एक है, ही वुड बी, ही कुड बी योर टीचर, पढ़ाने के लायक है वो, समझ पा रहे कि नहीं, ये मतलब आता। क्लियर कि फिर भी डाउट, समझ में आ रहा कैसे यूज़ करना है कुड बी, पक्का। हाँ चलिए इसको कॉपी कीजिए। अभी 2-3 सिचुएशन और देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ, फिर भी उम्मीद है कि 2-3 बार इसको रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कहानी, चलिए कहानी सुनी लो। अभी मैं कुड को यहाँ पे रोकूंगा और कुड को पढ़ाने के बाद यूज़ ऑफ शुड पढ़ाते, मे माइट भी है, लेकिन चलो शुड को पढ़ा के चलो ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकिन दे देते, आज उतना टाइम होता नहीं, कल के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं सोच रहा हूँ कि आप उतारने वाला सिस्टम ही ख़त्म करूँ, है ना, सिर्फ समझाऊँ और आप जाके घर पे उतारिए, या आपको नोट्स बनाए मिल जाए व्हाट्सएप के थ्रू, या जो भी आपका ग्रुप हो उसके थ्रू, आप वहाँ जाएँ फटफट कॉपी कर लें। बोलो वो सही रहेगा, बोलिए। ऐसा पढ़ाइए ना, हाँ तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है, फिर भी एक आध बार तो देखना पड़ेगा ना, इंसान है माइंड भूल ही जाएगा, कितना भी रिपीटिशन करना ही पड़ता। हाँ 1-2 बार चलते रास्ते में भी देख लोगे ना, पक्का याद आ जाएगा, ऐसा नहीं समझना, याद आना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, हो गया। सुबह सुबह कहानी मैंने शायद इसको शेयर भी किया था, वो कहानी था, आप लोगों ने देखा है? नहीं, ग्रुप में तो डाले थे जी, नहीं देखे थे, मोबाइल ही नहीं है तुम लोग के पास, नहीं है? अच्छा ठीक है, देखो, अच्छा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बेटा तो बहुत अमीर है इससे तो पता चलता, ठीक है चलो छोड़ो। एक शिकारी शिकार करने के लिए निकला था, घर वाले को एक डिमांड था कि खरगोश का मीट मुझे चाहिए, घर वाले का क्या डिमांड था, खरगोश का ही मीट चाहिए बस। अब देखो कि इंसान को कभी कभी ना जो चीज़ का डिमांड हो और उससे ज़्यादा बेहतर मिले तो उस चीज़ को पाने की कोशिश करता, और उससे ज़्यादा मिल भी जाए तो शिकायतें नहीं करता,
ना भगवान से कहा था कि काहे मुझे दे दिया, मैं तो ये मांगा था, उतना बड़ा चीज़ काहे के दे दिया। शिकायतें नहीं होती कभी, देखना है ना, कहा था कि चलो अच्छा हुआ, किस्मत की बात है। वही एक मतलब किसकी शिकारी शिकार करने निकला था घर से, जैसे ही निकलता है वो जंगल की ओर जाता है, तो उसको पहले जैसे ही नज़र पड़ती है खरगोश पे, तो सोचता ही कि मैं वार करूं, उतनी ही देर में हिरन पे नज़र पड़ जाता है। हिरन समझते हो, तो देखता है कि यार इसका मीट तो इससे बेहतर होगा, इसको ही मार देते हैं, इसको लेके चलेंगे। और बताइए, ये तो खरगोश को ले जाओगे तो बहुत कम टाइम में इसको ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल से 1-2 मतलब टाइम में तो इसका समाप्ति मिल जाएगा। लेकिन हिरन को ले जाएंगे तो बताओ टाइम लगेगा क्या, मज़े से खाएंगे, जब चाहेंगे जब, मज़ा ही आएगा। तो सोचा कि और अच्छी बात है। जैसे ही वो हिरन को वार करने वाला होता है, एक बड़ा सिंघा मिल जाता है उसको। उससे सोचता है, देखो ये सब मीट की क्वालिटी है, जब आप जाओगे ना कैटेगरीज वाइज तो बेस्ट क्वालिटी होती है, और सबसे अच्छा फ्लैश मतलब आप जो बोटी कह सकते हो, टुकड़ा जिस्म का, वो इंसान का ही फ्लैश माना जाता है। फ्लैश समझते हो हाँ, बहुत मतलब टेस्टी होता है, ठीक है ना। वो जब खाता है ना कोई, तब खाना, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी आप जब बायोलॉजिकल फैक्ट पढ़ोगे ना कभी, तो दिखाई देगा आपको कि कौन सा मीट मतलब सबसे बेस्ट होता है ना कैटेगरी में, तो आप उसमें आता ह्यूमन बीइंग, समझ पा रहे। लेकिन ऐसी कैटेगरी है। खरगोश का मीट भी अच्छा, आप कभी खाए नहीं होगे, खाए हो क्या आप लोग में से? चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम दिख रहा। तो शिकारी का डिमांड क्या था बताओ? खरगोश मारना, जल्दी से चले आना। लेकिन वो जैसे मिला तो पहली मुलाकात किससे हो गई? खरगोश से तो हुई, लेकिन उसको छोड़ दिया, बोला कि इसको क्या मारना है, हिरन, तो फट से मारा। बारहसिंघा देखोगे, बारहसिंघा में तो और था, सोचो कि और इससे ज़्यादा मीट मिलेगा, जल्दी से उसको मारना सोचा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे ही मारना से जा तो उससे एक बेस्ट कैटेगरी की और जानवर आ जाती, समझ पा रहे। लेकिन उसको भी जैसे मारना सोचता है, तब तक दूसरा एक और जानवर आता है। ऐसी कैटेगरी बनते बनते उसका दिन निकल जाता, कोई भी जानवर का वो मतलब शिकार नहीं कर पाता, और एंड हो जाता है कहाँ? टाइम। समझ पा रहे? जंगल रात जैसे होने लगती है, फिर वो सोचता है कि अब क्या करूँ, वापस आ जाता, क्योंकि अब वो रहता वहाँ तो फिर फ्राई उसी का कर देता सब जानवर मिलकर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो वहाँ से जब खाली हाथ लौटता है, तब फैमिली को कुछ मिल नहीं पाता, बेचारी की फैमिली भूखे रहते। तब ये पछताता है। क्या पछताता है? कि काश जो पहले टाइम में मिला था उसका शिकारी कर लेते, उसको पकड़ते मार देते, तुरंत कहानी ख़त्म था, लेकर चले आते तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। आप लोग में से नो ऐसे लोग होते, कैसे? फर्स्ट टाइम में जिसका टारगेट बनाते हो, कुछ और मिल जाता है तो ध्यान उसी पे चल जाता है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, और कहानी इसी तरह से लूज हो जाती है। पहले जिस चीज़ को टारगेट आपने बनाया उसको कंप्लीट कीजिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तब जब मिल जाए तब दूसरे पे आप कोशिश करना उसको पाने का। पहले ही अटेम्प्ट में जो मिल रहा है उसको ग्रैब करने की कोशिश करना। सर हाँ, तो कहानी ने तो क्या है, समझ पा रहे हैं? ये मसला तो कहानी का हंसी वाला फनी टाइप का, तो कि कुछ सीखने को मिले। समझ पा रहे? एरर, गलती। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तुम लोगों को चाहिए चट्टा मिट्टा, तो चट्टा मिट्टा वाला कहानी अलग होती है। समझ पा रहे? चलो, यूज ऑफ शुड हेडिंग डालिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शुड, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ा के छोड़ देते हैं यहाँ पे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शुड, हेडिंग डालिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शुड। ठीक है ना? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शुड लगा दिया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शुड लिखो, शुड बराबर चाहिए, लेकिन ऐसा बात कहना गलत भी है, लेकिन उसको प्रूफ बाद में करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शुड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शुड। शुड का मतलब फ़िलहाल बचपन के केस वाला चाहो तो ऐसा लिख लो, फ़िलहाल बस ऐसे कि शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ठीक है ना? चलिए स्ट्रक्चर लिख के डैश दीजिए। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद क्या लगाओगे? शुड होगा, फिर क्या लगाओगे? बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म में जितने भी वर्ब होते हैं फर्स्ट फॉर्म लगभग सेम होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाते हैं? अदर वर्ड लगाते हैं, OW। बेसिक में तो ऐसे ही पढ़ते। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तो तुम्हें क्या लगाओगे? यू। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में शुड हो जाएगा। उसके बाद इसको तो चाहिए, वर्ब चाहिए,
लिखने का क्या होगा, WRIT राइट, यू शुड राइट, ख़त्म, बन जाएगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड रीड हो जाएगा, ठीक है ना। तुम्हें बात करना चाहिए, यू शुड टॉक, तुम्हें तुम्हारे पिता से बात करना चाहिए, यू शुड टॉक टू योर फादर। कर लीजिएगा, एक दो एग्जाम्पल खुद से ले लीजिए। अब फटाफट अगला स्टेप लिखिए, नेगेटिव। क्या मैं इसको छोड़ दूँ, खुद से कर लोगे, नेगेटिव बना लोगे? कैसे बनेगा, तीसरे नंबर पे नोट लगा के। क्या इंट्रोगेटिव आप लगा लोगे, कैसे बनेगा समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? कहाँ तक बनाओगे, WH नेगेटिव तक, है ना, जिसको आप क्या कहते हो, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन, याद है ना आप? क्लोज एंडेड क्वेश्चन में डिफरेंस है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई है। ये आपके लिए घर के लिए है, घर पे थोड़ा आप देखो, आपका जो बुक है उसमें आप जाओगे तो आपका ये कैन है, बन गया होगा पूरा, कुड होगा, बन गया होगा, नहीं है उसमें शुड होगा, शुड तो होगा, जाके देख लेना, ये सब करके आना। जो चीज़ ना देखो, जो पढ़ा रहे हैं शायद आपकी किताब से बहुत आगे पढ़ाएंगे, ये टेंशन मत लेना। जो किताबें दिया है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे, इतना एक्स्ट्रा कि अगर 10% उसमें है तो मैं 30-40% 50% पढ़ा के उसका जाऊँ। समझ पा रहे? हो सकता है वो एग्जाम में काम ना है, जब पढ़ा रहे हैं वो हर जगह काम आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? सब जगह अंडरस्टैंडिंग काम आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, और किसके साथ, ये वाला मैं आपका चेक करूँगा, प्लस जो मैंने आपको क्या दिया है, मीनिंग दिया है, उसको कंप्लीट करके आना, ईमानदारी से जाना। जो टारगेट आपने बनाया, छोटा लक्ष्य है, ज़्यादा है नहीं, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जाओ।